Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to another batch of class 11th. So this is the fifth lecture of photosynthesis in higher plants. Okay, so basically in today's class we are going to discuss about the C4 cycle because C3 cycle was already covered in previous class about the C3 cycle and the photorespiration part. Okay, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आपको रेगुलर 11th और 12th दोनों के कंटेंट मिलेंगे जो आपको बहुत ही हेल्प होने वाले हैं फॉर योर नीट एग्जाम्स। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें, अगर हम लोग पीछे जाएं और थोड़ी सी अगर हम बात करें बहुत C3 साइकिल के बारे में कि C3 साइकिल कहाँ हो रहा है सारे प्लांट्स में जो C3 प्लांट्स है और कहाँ पे हो रहा है, कौन से सेल्स में हो रहा है। जैसे कि आप लोग को पता है एक लीफ में मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है, वहीं पे आपका क्या हो रहा है C3 प्लांट्स जो सेल है मेसोफिल सेल वहीं पे C3 साइकिल हो रही है, राइट। सेल ऑर्गेनल की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है और क्लोरोप्लास्ट में अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक में जाएं तो हमारा C3 साइकिल कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है। ठीक है, जो हमने पढ़ा था एंजाइम कौन सी जरूरत है, रूबिस्को। दैट मीन्स इट हैज द एफिनिटी टू कंबाइन विद बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जैसे कि हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ा था कि फोटो रेस्पिरेशन कब हुआ था, जब रूबिस्को ने ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया था, हमने हमें ऑक्सीजनस एक्टिविटी देखने को मिली थी। ठीक है, और जब रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा हमें क्या एक्टिविटी देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिलिस एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्सेप्टर जो है कार्बोक्सिलिस एक्टिविटी जो हमने पढ़ा था, जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन वो भी हमने डिस्कस किया था कार्बोक्सिलिस एक्टिविटी में, जिसमें रूबिस्को प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आफ्टर द डिस्कशन ऑफ C3 साइकिल व्हाट वी गॉट वाज द रिजल्ट। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर क्या थे, 5 कार्बन कंपाउंड दैट इज RUPP, और पहला स्टेबल कंपाउंड क्या था, is a 3 carbon compound that is nothing but the PGA. This was already discussed in previous class. थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हमने डिस्कस किया था कि 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, जब हमने C3 साइकिल पढ़ा था तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में कितने यूज हुए थे, ATP, 3 ATP एंड 2 NADPH। लेकिन जब हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लिखते हैं, जब हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लिखते हैं क्या लिखते हैं, से 6H12O6, राइट। कार्बन कितना है, 6 है। दैट मीन्स हमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। दैट मीन्स एक C3 साइकिल में हमें इतना मिला था। जब हमें 6 CO2 साइकिल होगा, 6 बार उस साइकिल को रिपीट करनी होगी, तब जाके हमारा ग्लूकोज बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, 6 इंटू 3 दैट इज 18 ATP एंड 6 इंटू 2 दैट इज 12 NADPH। तो दिस इज द रिजल्ट। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है तो हमें इतनी ATP खर्च होगी, 18 ATP एंड 12 NADPH। क्लियर है। So this was all about the C3 cycle which was already discussed in the previous class. Just go and check the playlist of another batch, you will get this lecture. Okay, अब हम बात करेंगे आज का इंपॉर्टेंट क्लास, दैट इज C4 साइकिल। C4 साइकिल जो है उसको क्या कहते हैं, C4 पाथवे भी कहते हैं। और ये दो साइंटिस्ट के नाम पे इस पाथवे को रखा गया था। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज हैच एंड स्लैक पाथवे। ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने C4 साइकिल को डिस्कवर किया था। C4 पाथवे कहाँ ओकर कर रहे हैं, इन C4 प्लांट्स। दैट मीन्स जो C4 प्लांट्स है वो बेसिकली जो हाई टेम्परेचर एरियाज है, लाइक यू कैन से ट्रॉपिकल एरियाज, कोस्टल एरियाज, जितने भी समुद्री इलाका है, लाइक गोवा हो गया है ना, केरला हो गया है ना, अंडमान हो गया, तो ये सारी जगहों पे ठंडी होती नहीं। ये सारी जगह जो कोस्टल एरियाज है, ट्रॉपिकल एरियाज, दैट मीन्स यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और C4 प्लांट्स बेसिकली वहीं पे होते हैं। C4 प्लांट्स उनको बहुत ज़्यादा जो है ड्राई एरियाज, ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज, उनको फेवरेबल कंडीशन में वो आराम से ग्रो कर जाते हैं C4 प्लांट्स। ओके, अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो C4 प्लांट्स शो करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो सुगरकैन, सोगम एंड मेज। ठीक है, तो बेसिकली इनमें क्या देखने को मिलता है, प्रेजेंस ऑफ स्पेशल एनाटॉमी, जिसका नाम क्या है, क्रांस एनाटॉमी। बेसिकली C4 प्लांट्स में हमें क्या देखने को मिलता है, क्रांस एनाटॉमी। इसका मतलब होता है एक कवरिंग, कवरिंग होती है उस प्लांट में
जब हम इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे आज की क्लास में तो डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्रांस एनाटॉमी क्या होती है। ओके, उसके बाद ये एक हमने C4 प्लांट लिया। ओके, इस प्लांट में जब हमने इसकी एनाटॉमी पढ़ी, जब हमने इसके एनाटॉमी को डिस्कस किया, एक लीफ है, जब लीफ को हम क्रॉस सेक्शन करेंगे, जब उसे हम एक माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसकी सेल्स कैसे विजिबल होगी, राइट। तो ये देखिए, ये वास्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल जिसमें आपको क्या मिलेगा, जाइलम एंड फ्लोएम, जिसके फंक्शन ऑलरेडी आपको पता है, जाइलम का फंक्शन एंड फ्लोएम का फंक्शन। और यहाँ पे स्टोमाटा होगा, स्टोमाटा का काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, जाएगा किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। और वैस्कुलर बंडल के चारों ओर आप ये ग्रीन कलर के ये लेयर देख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट बंडल शीथ सेल, ठीक है। और बंडल शीट के चारों ओर जो ये सारे सेल्स है, ये क्या है, दिस आर नथिंग बट मेसोफिल सेल्स, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो C4 प्लांट्स हैं इस तरीके से अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है वैस्कुलर बंडल, एक्सक्यूज मी। तो चारों ओर क्या है, बंडल शीट सेल है, और बंडल शीट के चारों ओर आप देख सकते हैं मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट। मेसोफिल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ में प्रेजेंट होते हैं, जहां पे हमारा क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है और एक प्लांट जो है अपने फूड प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, एनाटॉमी की बात करें C4 प्लांट की, तो इस तरीके से अरेंजमेंट होते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे क्रांस एनाटॉमी के बारे में। तो अगर ये डायग्राम आपको विजिबल नहीं है तो मैं आपको अच्छे से बता दे रही हूँ। जब एक लीफ को हम एक क्रॉस सेक्शन करेंगे, एक C4 प्लांट की लीफ को, तो ऊपर वाला अपर एपिडर्मिस होगा, नीचे वाला लोअर एपिडर्मिस होगा। उसके नीचे क्या होगा, मेसोफिल सेल्स होगा जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। उसके नीचे क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, जो पिगमेंट प्रेजेंट होती है वही हेल्प कर रही है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट जो बीच में है आप देख सकते हैं जाइलम ऑफ फ्लोएम। जाइलम ऑफ फ्लोएम क्या है, दे आर द वैस्कुलर बंडल। उसके चारों ओर सराउंडिंग पे आप देख सकते हैं सेल्स ऑफ बंडल शीट विद स्पेशल टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो वैस्कुलर बंडल को चारों ओर से जो घेर के रखा है उसका नाम क्या है, बंडल शीट सेल। जैसे कि मैं इसी को कहते हैं क्रांस एनाटॉमी, एक कवरिंग है। वैस्कुलर बंडल के चारों ओर एक कवरिंग है, जिस कवरिंग का नाम क्या है, इट्स नथिंग बट बंडल शीट सेल्स। दैट मीन्स अगर हम क्रांस एनाटॉमी की बात करें, इट्स अ बंडल शीट सेल्स that surrounds the vascular bundle. That means it's a covering. कवर की बात करें, जैसे अगर हम नए बुक्स लेके आते हैं तो एक कवर लगाते हैं कि नहीं, ताकि वो जो बुक है वो फटे ना। ठीक उसी तरीके से ये जो जो वेस्कुलर बंडल है इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट है, बंडल शीट सेल, दैट इज यू कैन सी इट्स अ कवर इन स्पेसिफिक मैनर। और एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में आप देख सकते हैं, इसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, क्रांस एनाटॉमी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम बात करेंगे, हमने दो सेल लिया है, एक हमने लिया है मेसोफिल सेल, एक हमने लिया बंडल शीट सेल। ओके, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अरेंजमेंट, थाइलाकॉइड्स कैसे अरेंज हो रहे हैं, ये सारी चीजें हमने मेसोफिल सेल्स ऑलरेडी हमने जो C3 प्लांट जब हमने डिस्कस किया था, C3 प्लांट में C3 साइकिल में हमने डिस्कस किया था, वहां पे वही सारी चीजें यहाँ पे आपको बताएंगे। द डिफरेंसेस, दो टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दैट मीन्स डायमॉर्फिक है, टू टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है जब हम C4 प्लांट की स्टडी करते हैं। दैट मीन्स अगर हम लोग रफ वे में कहें तो C4 प्लांट में जो पाथवे चल रही है वो C3 भी है और C4 भी है। लेकिन जब हमने C3 प्लांट की पाथवे पढ़ी थी, जब हमने साइकिल पढ़ा था, ध्यान से देखिएगा, हमने उसमें कहा था कि C4 प्लांट, ये C4 साइकिल नहीं होती है वहां पे। लेकिन अगर हम C4 प्लांट की बात करें तो यहाँ पे साइकिल, दोनों साइकिल हो रही है, C3 भी हो रही है और C4 हो रही है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। तो ये एक क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट में आप देख सकते हैं, ये एक, सॉरी, दिस इज द मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल है जहाँ पे आपको आपका फोटोसिंथेसिस होगा। तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होंगे, मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होंगे। तो ये एक क्लोरोप्लास्ट है। और जब स्टेक्स है, जब स्टेक ऑफ, ये इस तीनों को क्या कहेंगे, ग्रेना कहेंगे, और इंडिविजुअल को क्या कहेंगे, थाइलाकॉइड्स कहेंगे। जब थाइलाकॉइड्स स्टेक में अरेंज है उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेना कहेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दो, ग्रेना के बीच फोटोसिस्टम 2 हो रहा है, ऑलरेडी डिस्कस किया हो पिछले क्लास में। जब फोटोसिस्टम 2 हो रहा है तो यहाँ पे दैट मीन्स नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है। जब नॉन साइक्लिक हो रहा है
तो हमारा इसका आउटपुट क्या है ना, हमारा इसका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बाद हमें क्या मिल रहा है, एटीपी मिल रहा है, एनएडीपीएच और ऑक्सीजन मिल रहा है। लेकिन जब हम इंडिविजुअल थाइलाकॉइड्स की बात करें, फोटोसिस्टम, वहां पे क्या देखने को मिल रहा है, फोटोसिस्टम वन। फोटोसिस्टम वन सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में मिलते हैं और उसका हमें क्या मिल रहा है, एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है उसमें, ठीक है। और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि द थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन अ ग्रेना, ठीक है। ये हो गई बात अबाउट द मेसोफिल सेल। बंडल शीट सेल की बात करें तो यहाँ पे जो है, जो थाइलाकॉइड्स है वो स्टैक में अरेंज नहीं है, वो ग्रेना नहीं है, एब्सेंट है ग्रेना, ठीक है। थाइलाकॉइड्स जो है, देखो रैंडम वे में प्लेस है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों को पता है, जब यहाँ पे ग्रेना है ही नहीं, स्टैक्स बना ही नहीं, तो फोटोसिस्टम टू तो यहाँ पे एब्सेंट है। दैट मीन्स क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, फोटोसिस्टम वन। जब फोटोसिस्टम वन प्रेजेंट है, इसका मतलब आपको पता है कि जब फोटोसिस्टम वन प्रेजेंट होता है तो वहां पे क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दैट मीन्स इनका आउटकम क्या होगा, एटीपी हमें मिल रहा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से। इसे हमें एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेना आई मीन जो थाइलाकॉइड्स है वो स्टैक में अरेंज नहीं है, इस वजह से हम इसको कहते हैं एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। और आप देख सकते हैं बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मेसोफिल सेल एंड बंडल शीट सेल। सेल वाल जो है वो थिक है इन केस ऑफ बंडल शीट सेल, और मेसोफिल सेल में सेल वाल जो क्या है, थिन है। अगर हम बात क्लोरोप्लास्ट की करें तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट क्या है, डिक्रीज है, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का कंसेंट्रेशन जो कि इंक्रीज है। तो इसी वजह से मैंने ये लाइन लिखा है यहाँ कि प्रेजेंस ऑफ डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डाइमॉर्फिक का मतलब होता है टू टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, एक है ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट और एक है ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक डिफरेंसेस बिटवीन द मेसोफिल सेल एंड बंडल शीट सेल, ठीक है। तो अगर हम देखें सी फोर प्लांट्स में टू टाइप्स ऑफ सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। एक क्या है, क्योंकि देखिए जैसा आप देख सकते हैं, C3 साइकिल और C4 साइकिल दोनों ही हमें C4 प्लांट में देखने को मिलती है। आप इस स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं, कहाँ गया, या यू कैन से हियर मेसोफिल सेल जो है चारों ओर, बंडल शीट के चारों ओर मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट। दैट मीन्स अगर हम C4 प्लांट की बात करें तो टू टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, पहला मेसोफिल सेल, दूसरा बंडल शीट सेल। ओके, तो मेसोफिल सेल जैसा कि मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया, यहाँ पे क्या होता है, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं, और मेसोफिल सेल में हम फोटोसिस्टम वन और टू दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फोटोसिस्टम वन की बात करें तो इसमें एटीपी मिल रहा है, और फोटोसिस्टम टू की बात करें तो एटीपी, एनएडीपीएच और ऑक्सीजन मिल रहा है हमें। और फोटोसिस्टम वन कैसे साइक्लिक है और फोटोसिस्टम टू कैसे नॉन साइक्लिक है। इनकी सेल वॉल कैसी होती है, थिन सेल वॉल। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम बंडल सेल्स की बात करें तो ये क्या ऐसे हैं, एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है। फोटोसिस्टम टू एब्सेंट होते हैं, दैट मीन्स अगर फोटोसिस्टम टू एब्सेंट है तो ऑक्सीजन और एनएडीपीएच मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। फोटोसिस्टम वन प्रेजेंट है, इसका मतलब सिर्फ एटीपी फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और आप देख सकते हैं एज फ्रॉम द डायग्राम, सेल वॉल कैसा होता है इनका, थिक होता है। दैट मीन्स जो बंडल शीट सेल है, आप देख सकते हैं बहुत बिल्कुल ही इन दोनों सेल्स के बीच कोई स्पेस नहीं है, दैट मीन्स दे आर अरेंज कंपैक्टली। There are no intercellular spaces present between the bundle sheet cells. That means the cells are arranged very compact. इस तरीके से बहुत compactly cells arrange है, ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंसेस हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है बंडल शीट सेल में, और impervious to gases. That means अगर कंपैक्टली अरेंज है, दैट मीन्स जो गैसेस हैं वो बाहर से अंदर नहीं आ सक रही हैं, ठीक है। इसी वजह से ये कंपैक्टली अरेंज बंडल शीट की वजह से हमें आइडेंटिफिकेशन C4 प्लांट है कि नहीं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब C4 प्लांट होगी तो उसकी बंडल शीट जो है वो कंपैक्टली अरेंज होगी, तब हम समझ जाएंगे कि ये C4 प्लांट है। बेसिकली वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम बात करेंगे, ये एक साइकिल है और आपको देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हमने मेसोफिल सेल बनाया जिसका सेल वॉल थिन है, क्लियर है। दूसरा मैंने बंडल शीट सेल बनाया, ठीक है, जिसकी सेल वॉल जो थिक है, और इन दोनों सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट हो रही है, आपको दिख रहा है ये जो खाली स्पेस, ताकि जो भी यहाँ पे बने, जो भी मेसोफिल सेल्स में हमें जो कुछ भी बने, चाहे वो 3 कार्बन कंपाउंड हो, चाहे मैलिक एसिड हो, वो सारी चीजें जो ट्रांसपोर्ट कराने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा का काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेसोफिल सेल में बात करेंगे। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड
जब मेसोफिल सेल, लीफ के मेसोफिल सेल ने एब्जॉर्ब किया एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इनसाइड द सेल क्या हुआ, कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस हुए। उसके बाद दैट कार्बनिक एसिड वो क्या करेंगे, पैप दैट इज फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, बाय carbonic acid gets converted into PEP with the help of enzyme that is PAPcase and that is a 3 carbon compound। उसके बाद जैसे कि आप लोग को पता है पैप प्रेजेंट हो गया, इसका मतलब प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगा, दैट मीन्स कार्बोक्सिलेशन होगा, होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हुई तब हमें क्या मिला, ऑक्सालो एसिटिक एसिड, दैट मीन्स 4 कार्बन कंपाउंड। इसी वजह से जब हमें मिल गया पैप से ओ ए ए दैट इज ऑक्सालो एसिटिक एसिड, जब हमने 4 कार्बन, ओ ए का मतलब होता है ऑक्सालो एसिटिक एसिड, जब हमें ऑक्सालो एसिटिक एसिड मिल गया 4 कार्बन कंपाउंड, दैट्स व्हाई this cycle is known as C4 cycle because we got here the formation of 4 carbon compound from the PEP। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, जब OAA से क्या प्रोड्यूस होंगे, मैलिक एसिड, ठीक है। तो दैट मीन्स मैलिक एसिड अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, NADPH NADP प्लस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, क्लियर है। ऑक्सालो एसिटिक एसिड क्या है, दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, C4 एसिड्स के नाम से भी जान सकते हैं, और मैलिक एसिड को हम क्या कह सकते हैं, C4 एसिड्स के नाम से भी जान सकते हैं। अब ये जो मैलिक एसिड जो मेसोफिल सेल में बन गया, अब ये कहाँ जाने वाला है, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, ये कहाँ जा रहा है, अब बंडल शीथ सेल में जा रहा है। अब जो मैलिक एसिड एस्पर्टिक एसिड जो बंडल शीथ सेल में 4 कार्बन कंपाउंड पहुंच गया है, अब वो क्या करेगा, ये क्रेब्स साइकिल, अगर आपके पास क्रेब्स साइकिल पास में है बुक में तो बुक ओपन करके रखिए, मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, 4 कार्बन से 3 कार्बन, तब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, NAD प्लस से NADPH बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जब मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड बन रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स पहला कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो रहा है, दैट मीन्स इसको कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम बात करेंगे बंडल शीट सेल में तो वहां पे हमें C3 साइकिल देखने को मिलेगी। जैसे कि आप लोग को पता है C3 साइकिल में प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, दैट इज कार्बोक्सिलेशन होता है, आरईबीपी एंजाइम जो आरईबीपी गेट्स कंबाइंड टू कार्बन डाइऑक्साइड, सिमिलर थिंग हैपेंस हियर। अब क्या होगा, फिक्सेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसको कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, आरयूबीपी और C3 साइकिल हो रहा है यहाँ पे, और हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस वजह से जो आरयूबीपी है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड नहीं होगा, दैट मीन्स यहाँ पे हमें कोई ऑक्सीजनस एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी और कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में बोला था कि जब C3 साइकिल होगी, जब ऑक्सीजन के साथ आरयूबीपी कंबाइंड होगा तब ऑक्सीजनस एक्टिविटी होगी, तब हमें फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे आरयूबीपी गेट्स कंबाइंड विद द CO2, फिक्सेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, हमें ग्लूकोज मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक्टिविटी का कोई सवाल ही नहीं है, तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब जो पायरुविक एसिड बना, अब ये क्या होगा, वापस से पैप, वापस से इस साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए हमें पायरुविक एसिड से पैप को बनाना है, पायरुविक एसिड वापस रीजनरेट होगा, दिस पायरुविक एसिड वापस ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द बंडल शीट सेल टू द मेसोफिल सेल। अब ये पायरुविक एसिड वापस क्या बना रहा है, पैप, दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड। अब यही जो है वापस साइकिल को कंटिन्यू करेगा, तो इसलिए रीजनरेट करना, वापस से पैप बनाना है, पायरुविक एसिड से पैप। तो पायरुविक एसिड से पैप को रीजनरेट करवाया हमने, एंजाइम का यूज किया, पैप सिंथेस, एंड यहाँ पे आपका 2 ATP खर्च हो रहा है, ठीक है। पैप सिंथेस क्या है, ये कोल्ड सेंसिटिव एंजाइम है, तो इसका एक स्टोरी बता रहे हैं। कोल्ड सेंसिटिव एंजाइम है, इसका मतलब ये जो एंजाइम है वो सिर्फ C4 प्लांट में ही काम कर सकते हैं, ना कि C3 प्लांट में, ठीक है। तो इसी वजह से हमें C3 प्लांट में, सॉरी C4 प्लांट में फोटो डिस्प्रेशन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन C3 प्लांट में ये जो एंजाइम है कोल्ड सेंसिटिव एंजाइम है, तो ये C3 प्लांट में जो है
बिल्कुल ही काम नहीं करेंगे। तो इसी वजह से जो हमारा C4 प्लांट है वो ट्रॉपिकल एरियाज में ही ग्रो करते हैं, बिकॉज उनके पास ये एंजाइम है जो कि कोल्ड सेंसिटिव एंजाइम है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अभी एक बार और एक्सप्लेन कर दूं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल ने रिसीव किया, कार्बनिक एसिड में कन्वर्ट किया, दैट कार्बनिक एसिड गेट कन्वर्टेड टू पीईपी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पैपकेज, दैट इज पीईपी इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। अब फिक्सेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, then it gets converted into oxaloacetic acid, that is a 4 carbon compound, so this cycle is known as C4 cycle. Again OAA gets converted to malic acid or aspartic acid, और यहाँ पे हमें एनर्जी खर्च हो रही है NADPH से NADP प्लस, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट, अब जो मैलिक एसिड है वो ट्रांसपोर्ट होकर बंडल शीट सेल तक पहुंची। जो मैलिक एसिड है वो कन्वर्ट्स इनटू पायरुविक एसिड। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है NAD प्लस से NADPH तक। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा है जिसको कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। अगेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिक्सेशन हो रहा है। यहाँ पे C3 साइकिल हमें देखने को मिल रहा है बंडल शीट सेल में। दैट मीन्स C4 प्लांट्स में आपको 2 साइकिल देखने को मिल रहा है, बोथ C4 साइकिल एंड C3 साइकिल। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है C4 साइकिल, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है C3 साइकिल। ओके, ओके। सो C3 साइकिल में हमें क्या देखने को मिला? हमें ग्लूकोज मिल रहा है, फूड की सोर्स। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ReBP गेट्स कंबाइन विद द कार्बन डाइऑक्साइड, इट डोंट गेट कन्वर्ट, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करेंगे, तो इसमें ऑक्सीजनस एक्टिविटी भी नहीं देखने को मिल रही है और ना ही फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, अब जो पायरुविक एसिड है वापस रीजनरेट होगा एंड गेट्स कन्वर्टेड टू पीईपी, क्योंकि पीईपी जरूरत है नेक्स्ट साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए। अब रीजनरेट हुआ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पैप सिंथेस, और यहाँ पे आपका 2 एटीपी की जरूरत पड़ी। क्लियर है यहाँ तक? सो ये साइकिल और ये डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है बिटवीन द मेसोफिल सेल और बंडल सेल में कौन सा साइकिल हो रहा है। C4 साइकिल भी देखने को मिल रहा है और C3 साइकिल को भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर क्या था? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्या है, पैप, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, तो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद कौन सा है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये भी क्लियर है। अब अगर हम बात करें प्राइमरी फिक्सेशन या प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन एंजाइम इन C4 प्लांट, सबसे पहले जो है प्राइमरी फिक्सेशन और प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन एंजाइम क्या है? पैपकेज है। आप देख सकते हैं जब फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन हुआ तो यही एंजाइम हेल्प किया था कार्बोक्सिलेशन में, दैट इज पैपकेज। ओके, और ये सारी चीजें कहाँ हो रही है? ये सारी चीजें कहाँ हो रही है? मेसोफिल सेल्स में। क्लियर है? जब सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन की बात करेंगे, सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन कहाँ देखने को मिल रहा है? बंडल शीट सेल में। ये बात बंडल शीट सेल यहाँ पे को दिख रहा है आपको कार्बोक्सिलेशन, दैट मीन्स यहाँ पे आपको C3 साइकिल मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है, दैट मीन्स सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन आपको देखने को मिल रहा है बंडल शीट सेल्स में। सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन सा होगा? RuBP होगा, जैसा आप देख सकते हैं RuBP सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। और एंजाइम कौन सा होगा? रोबिस्को। कौन सा एंजाइम बात कर रहे हैं यहाँ पे? रोबिस्को ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंजाइम के साथ, सॉरी, रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होगा एंड देन इट गेट्स कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। तो ये साइकिल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हमें फूड प्लांट का फूड बना लिया ग्लूकोज। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट द डिफरेंसेस जो मेसोफिल सेल में और बंडल शीट सेल में C4 साइकिल के बारे में। अब हम बात करेंगे जो एक 1CO2, जब हमारा प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हुआ C4 पाथवे और C3 पाथवे, जब हमने एकदम स्टार्टिंग में बताया जब C3 पाथवे होगी तो हमें कितना ATP? 3 ATP और 2 NADPH मिलेगा, राइट? अगर हम C4 की बात करें तो C4 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? 2 ATP और 0 0 मैंने क्यों बोला? जैसे कि आप देख सकते हैं इस साइकिल में 2 ATP आपको यहाँ मिला। ठीक है, लेकिन NADPH 0 क्यों मिला? क्यों लिखा मैंने? रीजन क्या है? देखिए यहाँ पे NADPH खर्च हो रहा है और यहाँ पे NADPH बन रहा है, दैट मीन्स ये दोनों जो है न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एक दूसरे को। एक जगह बन रहा है, एक जगह खर्च हो गया, कैंसिल हो गया, राइट? अगर दोनों जगह बन रहा होता तो 2 होता, एक जगह बन रहा है एक जगह खर्च हो रहा है तो 0 हो गया, नलीफाई हो गया, राइट? तो इसी वजह से मैंने लिखा है यहाँ NADPH क्या है? 0। C3 पाथवे में ये। अगर आपको क्वेश्चंस आए, अगर आपको क्वेश्चन आए कि एक C4 प्लांट में टोटल, अगर आपको टोटल बोला जाए तब
आप क्या बोलेंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितने खर्च हो रहे हैं और एनएडीपीएच, तब आप क्या लिखोगे, टोटल में अगर जाएंगे तो 3 + 2 5 एटीपी 2 एनएडीपीएच, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ C3 पाथवे के रेस्पेक्ट में आए कि C4 जो प्लान्स है वहां पे जो C3 पाथवे होंगे उसमें कितना एटीपी होगा, तो आप 3 एटीपी 2 एनएडीपीएच लिखोगे। सिर्फ C4 पाथवे के रेस्पेक्ट में आए तो 2 एटीपी और 0 एनएडीपीएच। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है। इट कैन कम कंबाइंड वे में कि C4 साइकिल में दो पाथवे C4 C3 टोटल बोल रहा है, तो टोटल आपका क्या होगा 5 एटीपी 2 एनएडीपीएच। अगर सिर्फ C4 पाथवे के रेस्पेक्ट में बोलेगा तो ये आएगा, C3 पाथवे के रेस्पेक्ट में बोलेगा तो ये आपको लिखना है, ठीक है। कोई भी डाउट्स नहीं रखना है। अब ये तो था आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, लेकिन जब हम ग्लूकोज बना रहे हैं तो हमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें क्या होगा, हमारा क्या होगा 6 टर्न्स, 6 टर्न्स होगा C4 पाथवे का और 6 टर्न होगा C3 पाथवे का। जब 6 टर्न C4 पाथवे का होगा तो कितना होगा 6 × 2 दैट इज 12 एटीपी, 6 × 0 दैट इज 0 एनएडीपीएच। अब अगर C3 पाथवे का 6 टर्न होगा तो 6 × 3 दैट इज 18, 6 × 2 दैट इज 12। तो अगर हम टोटल करें, अगर हम एक ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए 6 साइकिल जब होगा 6 CO2, 6 बार CO2 जाएगा इनसाइड द सेल, इनसाइड द मेसोफिल सेल एंड बंडल सेल, तब क्या होगा जब कंबाइंड करेंगे तो C4 प्लांट्स में कितने होंगे 12 + 18 दैट इज 30 एटीपी और 0 + 12 दैट इज 12 एनएडीपीएच। तब अगर क्वेश्चन आए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए आपका C4 साइकिल में कितनी एटीपी होंगे और कितनी एनएडीपीएच, तब आप लिखोगे 30 एटीपी एंड 12 एनएडीपीएच। अगर आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए आपको याद रहेगा तो आप 6 के लिए भी निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे फिर कंबाइन कर दोगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, क्वेश्चन किसी भी पॉइंट से आ सकता है। अगर आपको चीजें कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर इन द साइकिल। साइकिल आपको याद रहेगा ना, कहाँ पे एटीपी खर्च हो रहा है, कहाँ पे एनएडीपीएच खर्च हो रहा है, कहाँ पे एनएडीपी ऑक्सीडाइज हो रहा है, बन रहा है। तो आप सारी चीजें जो है आप कर सकते हो, राइट। चलिए, अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। सबसे पहले अगर हम बात करें फेवरेबल टेम्परेचर 10 to 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे कि मैंने कहा C4 साइकिल जो कि ट्रॉपिकल एरियाज लाइक जो कोस्टल एरियाज है गोवा जैसे एरियाज में वहां पे ग्रो होते हैं ये C4 साइकिल के प्लांट्स, आई मीन जो C4 प्लांट्स, ओके, ठीक है। क्रांस एनाटॉमी की बात करें तो C3 साइकिल में तो देखने को मिला ही नहीं था हमें, C4 साइकिल में क्रांस एनाटॉमी देखने को मिला था, जो कि कैसा था, बंडल शीट के चारों ओर हमें मेसोफिल सेल मिले थे, आई मीन सॉरी, जो हमारा वैस्कुलर बंडल था उसके चारों ओर हमें बंडल शीट सेल सराउंडिंग मिले थे, उसको कहेंगे क्रांस एनाटॉमी। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या था, फोस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, और C4 साइकिल में हमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड, दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड इन द C4 साइकिल। साइट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की बात करें तो C3 साइकिल में सिर्फ मेसोफिल सेल्स या लीफ में हो रहा है, लेकिन अगर C4 साइकिल की बात करें तो मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल दोनों में ही जो है हमें C4 साइकिल देखने को मिल रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है, और भी डिफरेंसेस देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर की बात करें तो C3 साइकिल में कौन है, REBP, और C4 में पैपकेज, ओके। एंजाइम फॉर कार्बोक्सिलेशन कौन सा है, रुबिस्को है, और यहाँ पे पैप कार्बोक्सिलेज एंड रुबिस्को दोनों ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे C3 एंड C4 दोनों ही पाथवे हमें देखने को मिल रहे हैं इन केस ऑफ C4 साइकिल। फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो आप जैसे कि आप जानते हैं रुबिस्को गेट्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन, इट गिव्स द ऑक्सीजनस एक्टिविटी एंड इट्स ओनली सीन इन द C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। प्रोडक्टिविटी की बात करें, इट इज लो ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे होता है इस वजह से लो हो रहा है प्रोडक्टिविटी, लेकिन यहाँ पे हाई है क्योंकि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, इस वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी हाई होती C4 साइकिल की, ओके। अब हम अगर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अबाउट ये एक हमने एक प्लांट लिया है जो कि C4 प्लांट है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑस्मोसिस के बारे में समझेंगे जो कि ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में आपको पढ़ा दिया गया, आप लोगों के लिए कुछ टफ नहीं है। तो ये एक प्लांट है, ये इसका रूट वाला पार्ट है, ये इसका लीफ है, ओके। तो जैसे कि अगर मैं बताऊं सॉइल में आपका सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है दैट मीन्स सॉलिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉलिड का कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक, ठीक है। अगर रूट सेल्स की बात करें तो वो हाइपोटोनिक है, और अगर ऑस्मोसिस की हम बात की जाए तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही फ्लो होते हैं, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन का मतलब हो गया सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, लो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन
कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। हाई डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब होता है हाइपोटोनिक, और कंसंट्रेटेड मतलब सॉल्यूट जो है हाइपोटोनिक। दैट मीन्स जो हमारा सॉल्यूट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, हाइपो टू हाइपर। ठीक है, तो हाइपो दैट मीन्स जो पानी, जो रूट सेल ने पानी के एब्जॉर्व किया, अब रूट सेल्स हाइपोटोनिक है और हमारा जो सॉइल है वो हाइपर है, तो पानी क्या होगा, रूट से बाहर चला आएगा। बल्कि हमें प्लांट्स को पानी चाहिए, लेकिन क्या होगा कि सॉइल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइपोटोनिक है, तो रूट में हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन है, तो हाइपो से हाइपर हो जाएगा। जो पानी है वो सारा बाहर आ रहा है रूट सेल से, तो ये पानी जाते बाहर ना आए। तो सी फॉर प्लांट्स, जैसा कि हमने कहा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना था, ऑक्सैलिक एसिड या मैलिक एसिड। अब जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे इनसाइड द रूट सेल्स। वो कहाँ से आ रहे हैं, जो लीफ के मेसोफिल सेल्स और बंडल शेल में ऑक्सैलिक एसिड और मैलिक एसिड जो बन चुका है, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। ये लीफ जो है यहाँ रूट के पास जाके भेजेगा, और जिसकी वजह से जो है रूट सेल्स जो है पानी जो बाहर की ओर फेंक जा रहे थे, बिकॉज उनका सोल्यूशन का जो मीडियम था वो हाइपोटोनिक हो गया था। तो ये जो है ऑक्सैलिक एसिड और मैलिक एसिड के एक्यूमुलेशन से इसे रोका जा सकता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि सी फूड प्लांट्स जो है दे कैन टॉलरेट हाई सलाइन एरिया, दैट मीन्स हाई सॉल्टी एरियाज में वो रह सकते हैं। समुद्री इलाका जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, खरा पानी होता है, वहाँ पे ये प्लांट सर्वाइव हो सकते हैं। दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द सर्वाइवल ऑफ द सी फूड प्लांट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं आज, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द रिएक्शन बाय व्हिच द C4 प्लांट्स रिक्वायर सम एक्स्ट्रा एटीपी मॉलिक्यूल्स इन कंपैरिजन टू C3 प्लांट्स। तो आपको बताना है रिएक्शन C4 प्लांट्स में जहां आपको एक्स्ट्रा एटीपी मॉलिक्यूल्स मिल रहा है। क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा एटीपी मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल, कहाँ से, जब पायरुविक एसिड से पैप कन्वर्शन हो रहा है तो आपको 2 एटीपी एक्स्ट्रा लग रहा है इन केस ऑफ मेसोफेज सेल जो कि C4 साइकिल में। तो आपका आंसर होगा कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट टू पैपकेज, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स ज्यादा लग रहा है इन कंपैरिजन टू C3 प्लांट्स। क्लियर है? नेक्स्ट, इन फोटो रेस्पिरेशन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर्स इन, जैसे कि आप फोटो रेस्पिरेशन लास्ट क्लास में पढ़े हैं, क्लोरोप्लास्ट था, पेरोक्सिसोम था और माइटोकॉन्ड्रिया था, सेल ऑर्गेनल्स जहां पे फोटो रेस्पिरेशन हो रहे थे और जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा था जो कि था माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग स्टेप्स आर फाउंड इन राइस, सुगरकेन, व्हीट, टोमेटो। ये C3 प्लांट्स है, राइस, व्हीट भी C3 है, टोमेटो भी C3 है। दैट मीन्स क्या है, सुगरकेन है जो कि C4 प्लांट्स है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। Cran's anatomy is concerned with having peripheral reticulum in chloroplast of bundle sheath, presence of distinct bundle sheath surrounded by concentric mesophyll cells, dimorphic chloroplast, large vacuole in mesophyll cells। तो आपका ऑप्शन क्या है, प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट बंडल शीथ, जैसा कि आप देख सकते हैं जो कि हमें क्रांस एनाटॉमी पढ़ने को मिला था, बंडल शीथ था और सराउंडेड बाय कंसंट्रेटिक मेसोफिल सेल्स। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारे क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस मैं आपको डीपीपी बना के हर चैप्टर्स का दूंगी, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जितने क्वेश्चंस मुझसे बन सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से और जो नीट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको चैनल पे जल्द ही, बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। मैं फिलहाल जो चैप्टर्स कंप्लीट कर लूंगी, जब आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चंस आराम से करके आ सकती है एग्जाम में। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक था। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल थैंक यू ऑल ऑफ यू।